नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। हेडलाइंस के बाद देखते हैं मध्य प्रदेश की दिन भर की अब तक की 4 बड़ी खबरें। भोपाल में यूथ कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां, इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका में उपचुनाव को टालने की मांग है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सीएम शिवराज ने कल एक बड़ी बैठक बुलाई है और इसमें पिछड़ा वर्ग के मंत्री, प्रमुख विधायक, महाधिवक्ता, वरिष्ठ वकील होंगे। बालाघाट पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ कामयाबी मिली है। 8 लाख के इनामी नक्सली संदीप और लक्खू को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस, एसआईबी, हॉक फोर्स का संयुक्त प्रयास था जिसमें कामयाबी मिली। चलिए खबरें विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात बड़े प्रदर्शन, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पीसीसी से निकलते ही बाहर रोका। कार्यकर्ताओं को रेड क्रॉस हॉस्पिटल के सामने रोका गया। यहां पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास, विधायक जयवर्धन सिंह, कुणाल चौधरी समेत कई नेता बैरिकेडिंग पर चढ़कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए उन्हें पीछे धकेला और इसके बाद तमाम लोगों को तितर-बितर कर दिया। एमएलए जयवर्धन सिंह के इस दौरान कपड़े फट गए। पुलिस ने कांग्रेसियों को घसीट कर बस में बिठा दिया। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठियां भी चलाईं। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास का यह कहना है कि शिवराज सरकार कांग्रेस के घेराव से घबरा गई, इसीलिए विधानसभा सत्र वक्त के पहले खत्म कर दिया और प्रदर्शन में कांग्रेस के कई सीनियर नेता शामिल रहे हैं, ये भी बताया गया। साढ़े 11 महीनों में कांग्रेस की सरकार ने परिचय दिया कि हम कैसा मोड़ लाएंगे। आज मध्य प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1, महिला पर अत्याचार पर नंबर 1। हमारे कांग्रेस के युवा घायल हुए हैं और जो हमारा संघर्ष है ये यहाँ की जनता के लिए है, मध्य प्रदेश के हर एक युवा के लिए है, मध्य प्रदेश के हर एक साथी के लिए है। मजदूर, सभी वर्ग, सभी समाज को बचाना है तो वो कांग्रेस सरकार होगा, वो कमलनाथ जी का सरकार होगा। आने वाले दिन में पूरा मध्य प्रदेश में जनता इस गुंगे बहरे निकम्मे सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। और इसी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको देते हैं कि जो कांग्रेसी नेता, युवा कांग्रेस के नेता जो प्रदर्शन में शामिल हुए, विधायक जो प्रदर्शन में शामिल हुए, नेताओं पर इस मामले में केस दर्ज हुआ है। जयवर्धन सिंह, बीवी श्रीनिवास समेत कुणाल चौधरी समेत जो नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। तो महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया यूथ कांग्रेस ने। और इसके बाद एक और बड़ी खबर, ओबीसी आरक्षण मसले पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री ने एक मीटिंग बुलाई है। कल दोपहर 3 बजे मंत्रालय में बैठक होगी। ये बड़ी बैठक है, दोपहर 3 बजे मंत्रालय में। सरकार इसमें ओबीसी वर्ग के मंत्री मोहन यादव, कमल पटेल, राम खिलावन पटेल, भरत सिंह कुशवाहा और कई अन्य मंत्री शामिल होंगे। ओबीसी वर्ग के विधायक इसमें बुलाए गए हैं। सरकार ने कोर्ट में इसमें जो भी कानूनी पक्ष है इसे समझने के लिए महाधिवक्ता, वरिष्ठ वकीलों को पैनल को बुलाया है और इसके बाद इस मुद्दे पर आगे सरकार क्या कर सकती है, रणनीति बनेगी। सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है, क्या तय करने वाले सरकार है तो कल पता चलेगा, लेकिन एक लंबी चौड़ी प्लानिंग जरूर सरकार कर सकती है। देखिए पुनीत, बिल्कुल। और मध्य प्रदेश की सियासत में इस समय कोई अगर बड़ा राजनीतिक मुद्दा है तो वो ओबीसी आरक्षण का है। कांग्रेस ने जिस तरीके से विधानसभा के अंदर इस पूरे मामले को उठाया था और उसके बाद में सड़क पर इस पूरे मामले को ले जाने की तैयारी है, उसके खिलाफ अब बीजेपी और सरकार दोनों मिलकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। लिहाजा कल एक बड़ी बैठक, अहम बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में बुलाई है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के ओबीसी वर्ग से आने वाले सभी मंत्री और ओबीसी वर्ग के जो कई विधायक हैं उनको शामिल किया जाएगा और सरकार बताएगी कि किस तरीके से कानूनी तौर पर सरकार कोर्ट के अंदर इस तरीके की इस वर्ग
को लेकर, आरक्षण को लेकर लड़ाई लड़ रही है। और खास बात यह है कि मंत्री और विधायकों के अलावा जो कानून के जो जानकार हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार के जो महाधिवक्ता और अधिवक्ता हैं, उनको भी इस पूरी बैठक में बुलाया गया है। और कानूनी पक्ष क्या है इस पूरे मामले पर सरकार की ओर से कोर्ट के अंदर पेश किया गया है, उस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी जाएगी। और ये माना जा रहा है कि एक प्रेजेंटेशन जो है इन विधायक और मंत्रियों के सामने रखा जाएगा, जिससे कि जनता के सामने इस स्थिति को स्पष्ट किया जा सके कि मध्य प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात को कह चुके हैं कि ओबीसी वर्ग के आरक्षण के लिए हर संभव प्रयास जो है प्रदेश सरकार करेगी। लिहाजा हाई कोर्ट के अंदर भले ही यह पूरा मामला पेंडिंग हो, पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी प्रदेश सरकार कर रही है। और वहां पर बड़े से बड़े वकील को अगर खड़ा करना पड़े तो उसके लिए भी सरकार तैयार है। और उसके लिए कानूनी तौर पर क्या कुछ पक्ष है, इन तमाम बिंदुओं की जानकारी दी जाएगी। विधायक और मंत्रियों को संविधान के जो जानकार हैं, जो महाधिवक्ता और जो सरकार के जो वकील हैं, उनके साथ इसलिए बैठाया जा रहा है कि जनता के बीच में अगर ये मंत्री और विधायक जाएं तो सरकार के पक्ष को पूरी तरीके से रखें। कांग्रेस जिस तरीके से इस पूरे मामले पर मुखर है, उस पर सरकार ये कहना चाहती है कि कांग्रेस के समय जिस तरीके से कोर्ट के अंदर इस पूरी लड़ाई को कमजोर तरीके से लड़ा गया था, कम से कम विधायक और सांसद मुखरता से इस बात को जनता को बताएं। लिहाजा काफी अहम बैठक, और देखना होगा इस पूरी बैठक में जो कानूनी तौर पर सरकार जो अपना पक्ष रखना चाहती है उस बारे में तो जानकारी दी जाएगी, पर लेकिन मंत्री और विधायक किस तरीके से जनता के बीच में जाए, इस बारे में मुख्यमंत्री कोई अहम निर्देश बैठक के दौरान दे सकते हैं। पुनीत, चलिए, तो देखना होगा कि इस बैठक के बाद किस तरह की जानकारी मंत्री या विधायक देते हैं। लेकिन फिलहाल इस मीटिंग को लेकर तैयारियां जबरदस्त हैं। शुक्रिया आपका सुधीर इस पूरे अपडेट के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के भोपाल दौरे के बाद सियासी हलचल काफी बढ़ गई है। विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगूभाई पटेल से लेकर प्रदेश के कई मंत्रियों से, संघ के नेताओं से सीधे मुलाकात की। मेल मुलाकातों का दौर पूरा होने के बाद जब पत्रकारों ने पूछा कि दौरे पर जब भी वो आते हैं तो इतनी हलचल क्यों होती है, सिर्फ 2 लाइन में बात खत्म कर देते हैं, इस पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जिस दिन कंप्लीट न्यूज होगी तो पूरा पेज भर देंगे। उनके इस बयान को बीजेपी में बड़े बदलाव के इशारे के तौर पर माना गया। बता दें आपको, आज विजयवर्गीय ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से 1 घंटे तक मीटिंग की है। यह माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच उपचुनाव और प्रदेश के मौजूदा सियासी हालात पर बात हुई। विजयवर्गीय ने बाढ़ आपदा में सरकार की ओर से किए गए प्रयासों को लेकर सीएम शिवराज की जमकर तारीफ की। राज्यपाल से मुलाकात को लेकर कहा कि राज्यपाल से उनके पुराने संबंध हैं। देखिए, आप लोगों के पास कोई न्यूज़ नहीं रहती है तो आपको भी न्यूज़ देना मेरा काम है कि नहीं? सर लेकिन वो न्यूज़ आप 2 लाइन में ही खत्म कर देते हैं। ऐसा ही जब कंप्लीट न्यूज़ होगी तो पूरा पेज भर देंगे। अभी देखिए, कोई मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा। शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छी चल रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने मानसून सत्र के केवल 1.5 दिन में अवसान होने के सवाल पर कहा कि दिनों के हिसाब से सत्र में काम की गणना नहीं होना चाहिए, सत्र में काम कितना हुआ ये ज्यादा जरूरी है बजाय दिन के। गिरीश गौतम ने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है ये देखिए, और इसके बाद भी अगर विधायक को लगता है कि सदन की कार्यवाही चलने से उसके सवालों का जवाब नहीं आया या मौखिक तौर पर सवालों का जवाब आ सकता है तो उसके लिए विधानसभा में प्रश्न संदर्भ समिति बनाई गई है। विधायक वहां अपनी बात रख सकते हैं। वहीं विधानसभा की कार्यवाही के सीधे प्रसारण को लेकर गौतम ने कहा, लोकसभा राज्यसभा के पास बड़ा बजट है जो हमारे पास फिलहाल नहीं है, फिर भी दूरदर्शन के जरिए प्रस्ताव विचाराधीन है। विधानसभा अध्यक्ष से बातचीत की हमारे सहयोगी सुधीर ने, दिखाते हैं आपको। 13 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र के 2 दिन में 1.5 दिन में 4 घंटे में खत्म होने की चर्चा काफ़ी ज़्यादा, और सत्र का इतना छोटा चलना कई सारे कारण थे। हंगामा जिस तरीके से हुआ, पर लेकिन सत्र के छोटे होने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का क्या कुछ सोचना है, हमारे साथ खुद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम मौजूद है। सर, 13 अगस्त तक सत्र चलना था और 1.5 दिन में 3 घंटे के अंदर जिस तरीके से सत्र हुआ और जो हंगामा शोर शराबा, क्या मानते हैं? नहीं, उसको छोटा सत्र मत कहिए। छोटा सत्र कहना शायद मेरे साथ अनुचित होगा, क्योंकि सत्र की दिनों की अवधि से हम गणना नहीं कर सकते। हमने संख्या पे 20 दिन लगा दिया, 15 दिन लगा दिया, 18 दिन लगा दिया, काम कुछ नहीं हुआ। ऐसा करके कभी विचार नहीं करना। यदि हम कम दिनों में ही ज़्यादा समय तक काम कर सकते हैं तो विधानसभा के काम की गणना होना चाहिए, न कि दिनों की होना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ इसको। सर, जो कार्यसूची में विषय थे विधानसभा के, आप जो काम की गणना कर रहे हैं वो तो ठीक है, सारे काम शोर शराबे के बीच में पास हुए, पर लेकिन विधायकों के जरूरी प्रश्न, क्षेत्र की समस्या जो उठाते हैं, जनहित के मुद्दे, एक प्लेटफॉर्म विधानसभा के अंदर मिलता है, लगता है कि वो मौका धीरे धीरे कम होता जा रहा है। नहीं, वो तो कौन जिम्मेदार कौन है इसका, इसको भी तो देखना पड़ेगा ना। अब वो जो विधेयक हमने पास किया वो पास करने में वो बहस करते,
वहाँ पर भाग लेते तो कई चीज़ें उसमें सुधारात्मक निकलती ना। बहुत बहुत धन्यवाद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम। निश्चित तौर पर विधानसभा के मानसून सत्र को छोटा कहना गलत है, साफ तौर पर उनका मानना है, क्योंकि कार्यसूची में जो विषय थे वो सारे लाए गए थे और शोर शराबा ना हो इसके लिए निश्चित तौर पर मर्यादाएं तय करनी पड़ेंगी माननीयों को, कम से कम ये भी संकेतों में उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया है। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर से हुई मौत पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस विधायक और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने सीधे मुख्यमंत्री से विधानसभा के सत्र में सवाल पूछ लिया कि सरकार ने अब तक घोषणा के मुताबिक कितने मृतकों के परिजनों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। बाला बच्चन ने सीएम से यह सवाल पूछा कि कोविड मौतों के सही आंकड़े जुटाने के लिए क्या शमशान कब्रिस्तान से सरकार ने कोई रिपोर्ट ली है। इस पर मुख्यमंत्री ने लिखित जवाब में कहा कि जानकारी जुटाई जा रही। विधायक बाला बच्चन का यह आरोप है कि सरकार कोविड मौतों को फिर छिपाने का प्रयास कर रही। बाला बच्चन से हमारे सहयोगी नवीन ने बात की। मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र में पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कोविड से हुई मौतों के मामले में एक सवाल का जवाब जानना चाहा। हालांकि सरकार इस सवाल के बाद गफलत में है। जानकारी एकत्रित होने एक लाइन का उत्तर आया है। सर, बार बार ये देखने में आ रहा है कि एक लाइन का उत्तर आता है सत्ता पक्ष की तरफ से कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। सवाल कोविड से हुई मौतों को लेकर था आपका। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का मेरा जो सवाल ये जो 23 नंबर पे था और ये तारांकित प्रश्न मेरा था, इससे भी सरकार बची और लगभग 1182 प्रश्न लगे हैं सभी विधायकों के। मेरे तो अधिकतम प्रश्नों के जवाब में जानकारी एकत्रित की जाने वाली जानकारी आई है और इसमें भी कोविड से संबंधित मैंने जो पूछा है, कोविड से संबंधित उसकी गाइडलाइन और उसके बाद क्या 1-1 लाख रुपए जो देने की जो बात कही थी उसके बारे में। दूसरा मैंने ये भी मैंने उनसे पूछा था कि जो अंतिम संस्कार जो किए गए हैं, अंतिम संस्कार जो है कोरोना की गाइडलाइन के मुताबिक किए गए हैं, लेकिन क्या उनको कोरोना से संबंधित जो राहत राशि जो दी जानी चाहिए थी, आर्थिक सहायता जो दी जानी चाहिए थी, वो दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। और ऐसी 4 क, ख, ग और घ चारों में शिवराज सिंह जी ने, उनकी सरकार ने जवाब दिया है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। 1 लाख से ज़्यादा मौतें होने का कोविड काल में आप लोगों ने दावा किया था। कमलनाथ जी ने भी प्रेस ब्रीफिंग की थी, उस वक्त कहा था कि फरवरी से मार्च अप्रैल तक के 2-3 महीनों में 1 लाख से ज़्यादा मौतें हुई हैं। कांग्रेस का स्टैंड अभी भी बिल्कुल अभी भी 1 लाख से क्या, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे अपने बड़वानी ज़िले में जब दिग्विजय सिंह जी दौरे पर गए तो बड़वानी के लगभग सभी ब्लॉकों के सभी तहसील की जनता जनार्दन भी थे और जनप्रतिनिधि भी थे। बड़वानी ज़िले में अकेले में लगभग 10,000 से कम लोगों की कोरोना से मौत नहीं हुई। ये सेकंड चरण जो कोरोना का था। और साहब ने जो बोला, नाथ साहब ने जो बोला है कि मध्य प्रदेश में 1 लाख नहीं, 1 लाख से ज़्यादा, उससे 3 गुना 4 गुना 5 गुना ज़्यादा मौतें हुई है मध्य प्रदेश में। मैं अकेला आपको बड़वानी का जैसा बोला कि 10,000 से ज़्यादा मौतें हुई है, पर सरकार किसी को कुछ भी सहायता नहीं देना चाहती। कल मेरा एक प्रश्न था कि जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो सिपाहियों को, हमारी जो पुलिस को कोरोना युद्ध कहा था, कोरोना योद्धा के बारे में मेरा प्रश्न था कि कितने कोरोना योद्धाओं की मौत हुई, तो 156 का जवाब आया। उसमें से हमने पूछा कि इनको जो आपने जो आर्थिक सहायता 50 लाख रुपए तक या अनुकंपा नियुक्ति देने की बात कही थी, कितनों को दी गई, तो मात्र 6 को दी गई। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि शिवराज सिंह जी और उनका मंत्रिमंडल के हाल क्या होगा और किस स्थिति में खड़ी है। शिवाय मध्य प्रदेश की जनता को सब तरह से धोखा देने के अलावा कुछ नहीं बचा इनके पास। जाहिर है मध्य प्रदेश में कोविड की मौतों से लगातार सियासत गरमाई हुई है। जिस तरीके से कांग्रेस के तेवर नज़र आ रहे हैं, कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि साल 2023 के विधानसभा चुनावों तक ये मुद्दा ऐसे ही गरमाता रहेगा। कैमरामैन विनीत के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटें और 1 लोकसभा सीट के ऊपर उपचुनाव होना है और इसकी तैयारियों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। मामले पर जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच ने एक जनहित याचिका दाखिल की, जिसमें उपचुनाव को टालने की मांग करते हुए कहा गया कि अगर कोरोना से तीसरी लहर का असर आता है और इसके पहले चुनाव होते हैं तो ये उपचुनाव कोरोना के लिए सुपर स्प्रेडर साबित हो सकते हैं। याचिका में राज्य निर्वाचन आयोग की उस अंडरटेकिंग का हवाला दिया गया जो आयोग ने हाल ही में हाईकोर्ट में पेश की थी। आयोग ने हाईकोर्ट में कहा था कि जब तक कोरोना की तीसरी लहर की आशंका खत्म नहीं होती तब तक प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। याचिका में प्रदेश सरकार, भारत निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को पक्षकार बनाया है। याचिका पर आने वाले दिन में जल्द सुनवाई हो सकती है। इंदौर बीजेपी में इन दिनों कार्यकर्ता काफी नाराज दिखते हैं। मंडल स्तर की बैठकों में कार्यकर्ता लगातार मुखर होकर पदाधिकारियों के खिलाफ अपनी भड़ास निकाल रहे हैं।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी संभागीय संगठन मंत्री के कामकाज से नाखुश हैं। हाल ही में मंडल स्तर की बैठक में कार्यकर्ताओं ने कहा कि संभागीय संगठन मंत्री जयपाल सिंह चावड़ा कार्यकर्ताओं से मिलते ही नहीं है, उनकी समस्या को कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक कि संगठन मंत्री मंडल स्तर के पदाधिकारियों के नाम तक नहीं जानते। लिहाजा कार्यकर्ता संभागीय संगठन मंत्री से व्यवहार परिवर्तन की अपेक्षा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी में इस मनमुटाव के बीच कांग्रेस को टिप्पणी करने का, बोलने का मौका मिल गया। और जिस कार्यकर्ता ने प्रश्न खड़ा करा था वो भारतीय जनता पार्टी के पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ता है। उनका रोष भी नहीं था, आक्रोश भी नहीं था, जो कार्य पद्धति के बारे में बताया जा रहा था। तो उनकी पीड़ा यह थी कि इस कार्य पद्धति का पालन जो है वो उच्च स्तर पर भी होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है एक सामान्य सी बात थी। तो अब बेचारे कार्यकर्ता जो वर्षों से आस लगाए बैठे थे निश्चित रूप से मुखर हो रहे हैं। पहले भी उन्होंने विरोध किया था, अब सामने खुलकर आ रहे हैं, तो उनका हक मारा जा रहा है। सीधी बात है, भाजपा पार्टी रही भी नहीं है, 2-3 लोगों की लिमिटेड प्राइवेट कंपनी बन गई है। तो भाजपा का जो पुराना कार्यकर्ता है वो तो ठगा ही रहा है ना। आज ग्वालियर चंबल संभाग में आई बाढ़ को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई। ग्वालियर बेंच ने याचिकाकर्ता एडवोकेट से कहा कि स्वयं मौके पर जाएं, लोगों की मदद करें, साथ ही नए तथ्यों और रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करें। याचिकाकर्ता ने केंद्र और राज्य सरकार को इसमें पार्टी बनाया, साथ ही ग्वालियर चंबल संभाग के 33 विभागों को पार्टी बनाया। इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी। ये याचिका सीनियर एडवोकेट उमेश बोहरे ने लगाई है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने इसको गंभीरता से लिया है और अगले सप्ताह इसको सुनवाई नियत किया गया। हमारा कहना ये है कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और केंद्र सरकार अपनी देखरेख में सारी व्यवस्था करे। ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ के बाद अब पुनर्वास को लेकर भी सियासत हो रही है। कांग्रेस ने सरकार पर बाढ़ पीड़ितों के लिए पुनर्वास को लेकर कोई एक्शन प्लान न होने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि सारा अमला मुख्यमंत्री से लेकर सरकार में बैठे तमाम बड़े नेताओं के दौरे के ऊपर उनके प्रोटोकॉल से जुड़ा रहा है। पुनर्वास को लेकर कोई एक्शन प्लान नहीं बना, अब लोग परेशान हो रहे हैं। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी नेता कहते हैं कि कांग्रेस बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के जरिए मध्य प्रदेश में कमलनाथ का पुनर्वास करना चाहती है, जो संभव नहीं। रही बात बाढ़ पीड़ितों की, तो सरकार उनके पुनर्वास के लिए लगातार काम कर रही है। ग्वालियर कलेक्टर का कहना है कि बाढ़ पीड़ितों को खाने पीने की सामग्री के साथ साथ 6,000 रुपये नगद दिए जा रहे हैं। वहीं आने वाले समय में उन्हें मकान बनाकर दिए जाएंगे। डड़ा मड़ा सब गिर गए हमारे। हाँ, खेती में तो सब छोड़ गए। हाँ, खेती का सब डूबे डाबी गए, पूरे डूब में। एक्शन प्लान बनाना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि कितने समय में हम कौन सी राहत पहुंचा पाएंगे लोगों को। और पुनर्वास के लिए भी एक्शन प्लान बनना चाहिए कि यदि समय लग रहा है तो इन सभी लोगों को एक कैंप्स बनाए जाए, रिलीफ कैंप बनाए जाए, जिनमें सारी सुविधाएं हो, इम्यूनिटीज हो और खाद्यान्न से लेकर सभी चीज की केयर हो। पुनर्वास और राहत एक हाई लेवल टास्क कमेटी बनी है जिसमें 11 विभागों के मंत्री, पीएस, सीएस और एसीएस इस स्तर के अधिकारी होंगे ताकि इन सबको तीव्रता से और संवेदनशीलता से पूरा किया जाए। राहत दें, इसके अलावा पशु हानि, घर टूट गया है तो घर बनाने की राशि देना, ये सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। तिरपाल भी लोगों को दे रहे हैं। लेकिन अभी चंबल इलाके के कई परिवार बाढ़ की चपेट में आकर बेघर हो गए। ना घर में खाने को बचा है, ना खेतों में फसल। लेकिन इनमें से कई बाढ़ पीड़ितों का सरकारी मदद अब तक उनको मिल नहीं पाई। यही कारण है कि बाढ़ पीड़ित अब मदद के लिए कलेक्टर का दरवाजा खटखटा रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर जिला पंचायत उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह गांधी के साथ सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और घेराव करते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। लोगों का कहना है कि हम बाढ़ से तो बच गए, लेकिन बिजली और पीने का पानी नहीं मिला तो भूख और बीमारी से जरूर मर जाएंगे। उधर भिंड में बाढ़ पीड़ित किसानों और समाज सेवियों ने पडोरा गांव में तहसीलदार को घेर लिया। ग्रामीणों का कहना था कि बाढ़ पीड़ितों को समाज सेवी खाना बांट रहे हैं और अफसर झूठी वाहवाही लूट रहे हैं। हम तो शासन से यही मांग कर रहे हैं कि हमारे जीवित, हमारे बाल बच्चों, पशु को चमल की बाढ़ से अंत निकाल के हमको बसियत के लिए आबादी करी जाए ऊंचे पे। ये मांग है अपनी। जो मुख्य समस्या है, ये अपनी समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं कि हर बार जब बाढ़ आती है तो इन लोगों को यही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इनकी एक स्थायी इसका निदान हो और इनको जमीन आवंटित हो जहां पर ये लोग अपनी घर गृहस्थी आराम से बचा सकें।
होशंगाबाद के चर्चित हनी ट्रैप गैंग मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस विभाग के सब इंस्पेक्टर जय नलबाया समेत 3 अन्य पुलिसकर्मी और 1 महिला के खिलाफ कोतवाली थाने में केस दर्ज हुआ। सभी के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धमकी देकर ब्लैकमेलिंग करने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। सभी आरोपी महिला सुनीता ठाकुर के साथ मिलकर लोगों को ब्लैकमेल कर रुपए मांगते थे। शिकायत के बाद एसआई जय नलबाया को डीआईजी ने 1 जुलाई को बर्खास्त किया। महिला प्रधान आरक्षक ज्योति मांझी, ताराचंद जाटव और मनोज वर्मा भी बर्खास्त हो चुके हैं। बर्खास्त होने के 40 दिन बाद खाकी पर दाग लगाने वाले 4 पुलिसकर्मी और महिला के खिलाफ मंगलवार रात को केस दर्ज हुआ है। बालाघाट पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 लाख के इनामी नक्सली कटिया मोचा दलम के एसीएम संदीप उर्फ लखू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नक्सली संदीप को बिरसा थाना क्षेत्र के ग्राम जयरासी से गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक केपी वेंकटेश्वर राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक उन्हें सूचना मिली कि जयरासी के आसपास लगभग 20-22 नक्सली जमा हुए हैं जो गांव आकर मुखबिर को जान से मारने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर जिला पुलिस बल, एसआईबी और हॉक फोर्स द्वारा संयुक्त एक्शन लिया गया। कार्रवाई के दौरान नक्सलियों की तरफ से फायरिंग हुई, लेकिन भागने की कोशिश के दौरान इनामी नक्सली को पुलिस ने धर दबोचा। गिरफ्तार नक्सली से आगे पूछताछ जारी। इस दौरान जो नक्सलियों जब पुलिस की कार्रवाई से भाग रहे थे, उनमें से भागते हुए एक नक्सली को पुलिस के जवानों ने बड़ी बहादुरी से गिरफ्तार किया है और जब उससे पूछताछ हुई तो उसकी पहचान संदीप उर्फ लक्कू कुंजान के रूप में सामने आई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। खबरों अपडेट के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।